जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज का पहला टॉपिक जिस पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, तालीम और तदरीस के बदलते हुए रुझानात या बदलते हुए तकाज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं और ऐसे में हमारा तालीमी निज़ाम किस तरह से बेहतर हो सकता है, इनसे किस तरह से हम आगे पैदा कर सकता है और इसके लिए कितनी एफर्ट्स करनी है, इस पर हम बात करते। ब्रेक पे जाने से कबल हमने कहा था कि जब हम वापस आएंगे तो अमरीन साहिबा से गुजारिश करेंगे कि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। जी देखिए जी, अभी तक तो हमने जितनी बात की वो ये बात की कि बेहतरी की नहीं, बल्कि हमने वो निशानदेही की मसाइल सही कि जो तालीम को इस वक्त यहाँ पाकिस्तान में दरपेश हैं। अब यही सब कुछ है, साथ ही फिर हम इसको प्लस करते हैं सिलेबस के साथ जो आप पढ़ा रहे हैं। पढ़ाने में एक तो वो वाला सिलेबस है जो ऑक्सफोर्ड के हवाले से है, तो वो अपना रंग लिए हुए है, बहुत अच्छा भी है, लेकिन जो उसकी बाइजनेस है वो अपनी जगह है। तारीख़ के हवाले से, तारीख़ के हवाले में हमारा पाकिस्तान स्टडीज़ भी आ जाता है और ये तमाम चीज़ें भी। ठीक। देखिए, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ऐसी बात है कि हमारी अपनी किताबें नहीं आ रही जी। हम अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, या तो वो हम पड़ोसी मुल्क की किताबों से या फिर हम यूरोपियन उससे मुतासर होकर पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें हमारा अपना फ्लेवर नहीं आता। एक वजह ये भी है कि बच्चे पाकिस्तान से जुड़ने में थोड़ा सा उनका एक फासला सा रह जाता है। हम एक बात यहाँ ख़त्म करते हैं पहले करके कि जो हमारी अपर क्लास के चंद स्कूल्स हैं और जिनके अंदर दौड़ लगी हुई है खूब सारे पैसों की और खूब सारे स्टेटस की, तो पहली बात तो शायद मैं ये कहूँगी कि वालिदैन खुद अपनी महरूमियाँ बच्चों में निकाल रहे हैं कि उनके बच्चे एयर कंडीशन रूम में पले बढ़ें, सही, वहीं तालीम हासिल उन्हें करें, कोई कुछ कहे ना, सख्ती ना हो, सख्ती ना हो, उनको कोई बोले नहीं, कोई सख्त लहजा ना बोले, और बच्चा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो कहे ना कि कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाए, जो कि बुरा होता है। हम सरकारी स्कूल के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे सिलेबस बाय द टाइम वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ मजबूरियों के तहत निसाब बदलता रहा। जो हमने निसाब पढ़ा था आज वो निसाब कतन नहीं है। उस निसाब में ये थोड़ा सा मसला आ गया कि जो चीज़ें हमें डिटेल से पढ़नी थी वो अब सरसरी होके गुजर गई, जिससे बच्चे का पाकिस्तान की आइडियोलॉजी से जुड़ना पहले जो था वो ज़्यादा था, अब वो चीज़ें ही कम हो गई। तो फिर हम कैसे बच्चे से तवक्को करें कि वो पाकिस्तान से जुड़ेगा और यहाँ से मोहब्बत करके आगे चलेगा। क्योंकि डॉक्टर साहिबा कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर भी ये सोच आ गई कि ठीक है हमने जैसे तैसे करके ये मुल्क हासिल कर लिया, हमें इससे क्या, हम वो सीख के क्या करेंगे, वो पढ़ ये के भी हम क्या करेंगे, हम क्यों सोचेंगे ये वाली बात। हम तो बस कोई भी मास्टर्स ले लें या हम प्रोफेशनल में चले जाएं, हम दौलत कमाएं। सोच में सिर्फ अगर पैसा आ जाएगा तो सतैयत ही बढ़ती चली जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही जो कि आ चुका है, ये अफसोस की बात है। तो ब्रिगेडियर साहब, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, मैं चाह रही हूँ कि आप भी इस पे कमेंट करें। श्योर, बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत तरीके से मैडम ने बातचीत की और बिल्कुल एक जो सही चीज़ें हैं उन्हीं की तरफ पढ़ी। ये जो बात हम कर रहे थे ना, रुझानात, रुझानात किस चीज़ से बनते हैं? सही, ये बेसिकली आपकी अपनी तरजीहात हैं कि एज अ नेशन आप किस चीज़ की तरफ थे। तो अगर हम सब की मिन हैसल कौम जो तवज्जो है वो एक मादियत पे होगी तो फिर ये है जो रुझान बनेगा। हालांकि होना एक मकसदियत की तरफ चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली मैं जब तालीमी ये अपने जो निज़ाम तालीम को देखता हूँ और मैंने डिस्कस किया, और एक बड़े ऑस्ट्रेलियन एक एजुकेशन हैं, उन्होंने तो बड़े एक रूडिमेंट बहुत एक तल्ख से रिमार्क्स दिए। तो मैंने उनसे कहा कि मैं जो पाकिस्तान की जो तालीमी निज़ाम है या जो पॉलिसी है हमारी उसके ऊपर उनके सिंपल उनके देयर इज नो पॉलिसी। उस बंदे को 20 साल से ज़्यादा हो चुके हैं पाकिस्तान में, अच्छा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन है। कहता है आई डोंट फाइंड एनी पॉलिसी। कहता है ये कैसी कौम है जिसकी अपनी कोई तरजीहात ही नहीं है, जिन्होंने अपने को गोल ही सेट नहीं किए, ना ये स्टूडेंट की तरफ देख रहे हैं ना ये टीचर की तरफ देख रहे हैं। तो जिस तरह ये कहते हैं मुल्क हमारा खुदा के सहारे चल रहा है, तो इसी तरीके से हमारा निज़ाम तालीम भी खुदा के सहारे ही चल रहा है। आप ये देखिए, मैं अगर आप इजाज़त दें तो आपके सामने एक तालीमी निज़ाम कोट करूँगा जो ड्यूरिंग स्टडी मेरे सामने आया, जो कि हमारे इसी एरिया में था सही वेल बिफोर पार्टीशन। ये 1820 की एक स्टडी है जो गोरू ने करवाई। अच्छा,
कि वाई बीइंग मिनॉरिटी Muslims have been able to rule this country for over 400 years. ये था थीम कि वो वजह तलाश करें कि मुसलमान जो हैं एक मिनॉरिटी में होने के बावजूद क्यों इतने सैकड़ों साल तक ये पूरा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कुछ और इलाके भी हैं जिन पे ये करते हैं। ये पूरा पैनल बना हु वेंट अराउंड और उन्होंने स्टडी के लिए एरिया सेलेक्ट किया पंजाब का। अच्छा। अब वो कह लें जो हम पंजाब पाकिस्तान वाला गिनते हैं, जो पंजाब का हिस्सा जो है वो इंडिया में, तो दिस वाज द एरिया ऑफ स्टडी। ठीक। अब फाइंडिंग्स की तरफ से मैं जाऊंगा और फिर उनकी रिकमेंडेशन अगर आप सुनेंगी तो आप मेरे से एग्री करेंगी कि उनकी रिकमेंडेशन आज भी हम आंखें बंद करके उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, वो क्या है ब्रिगेडियर साहब, आप इसे जानेंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज साहब कराची से मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज। वालेकुम, मैं भी इम्तियाज बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी, फरमाइएगा, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, शायद आप एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। देखिए, बड़ा सेंसिटिव इशू है और बहुत ही कौमों के लिए बड़ा कीमती चीज होती है जी। अगर इसके तवज्जो नहीं की जाए तो कौम बर्बाद हो जाती है। इसके अंदर ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज है। सही। अगर इसके अंदर ऑनेस्टी ना हो, आप देखें ना, अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, यूरोप, वहाँ हर जगह में तालीम का यकसा मेयार है। अगर किसी गरीब आदमी का बच्चा पढ़ेगा तो वही बादशाह का भी बच्चा उसी तरीके से पढ़ता है। तो इसके अंदर बहुत इस्लाहात लाने की जरूरत है और निज़ाम तालीम एक होना चाहिए। अगर इंग्लिश मीडियम है तो थ्रू आउट वर्ल्ड तो इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ये ना हो कहीं उर्दू में इंग्लिश। और एक चीज और ऐड करूंगा जी जी, इंग्लिश मीडियम भी अगर हो तो हमारे हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कुरान पाक की तफसीर और तर्जुमे को लाजमी करार देंगे और एजुकेशन को सियासत से कोसों दूर रखेंगे तो हम तरक्की कर सकेंगे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत उरूज पर जाएगी। इंशाल्लाह। क्योंकि इल्म हासिल करना, तालीम हासिल करना हमारे मजहब का हुक्म है। तो इसके लिए सबको हमें भाई समझना पड़ेगा। जितने सियासतदान एजुकेशनल लाइन में हैं वो अगर आप हमें अपना बाल बच्चा समझेंगे, भाई समझेंगे और औलाद की तरह समझेंगे, पाकिस्तानी समझेंगे, तो ये मसले मसाइल मैडम हल होंगे। अगर डेफिनेटली उनके रास्ते अलग और कौम के रास्ते अलग। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया और इतनी खूबसूरत सजेशंस भी दी। इन सजेशंस पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले जिस रिसर्च का जिक्र ब्रिगेडियर साहब ने किया और उसके रिकमेंडेशंस हमने उनसे जानने का कहा था। जी ब्रिगेडियर साहब। मैं उससे शुरू करूँगा। पहले उनकी फाइंडिंग्स क्या थी। मुसलमानों की उस वक्त जो शरह तालीम थी पंजाब में, दैट वाज 85%। सही। आप ये देख लें उस वक्त 85 था। ये बात हो रही है 1820 की। ठीक। और आज 2020 में भी 85 नहीं। अनफॉर्चुनेटली। नंबर 2, उन्होंने कहा कि जी इनका जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है वो इनके इंस्टीट्यूशन हैं। सही। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ये असल सोर्स हैं इनकी स्ट्रेंथ का। अच्छा, वो कुछ जो उन्होंने स्टडी किए, अब वो स्कूल किस तरीके से बेस्ड थे कि लेट्स से 3 टियर्स ऑफ एजुकेशन। एक बेसिक लेवल या एलिमेंट्री लेवल आप कह लें, एक मिडिल टियर और एक हायर टियर। हायर टियर तो आप कह सकते हैं जैसे आज हम हायर एजुकेशन, MS और MPhil एंड PhD, एक टोटल स्पेशलाइजेशन। सही। यूनिवर्सिटी लेवल। आप यूनिवर्सिटी, मैं तो इसे पोस्ट ग्रेजुएशन कहूँगा, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, सही, जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन की तरफ जाते हैं। ठीक। फिर आते हैं लो टियर। अब लो टियर का मकसद ही एक मैसेज को एजुकेट करना है और यहाँ पे एक यूनिफॉर्म सिलेबस, ठीक, सबके लिए एक ही सिलेबस, और उसका मकसद यह है कि मुआशरे के लिए एक अच्छे लोग, सही, एक यूजफुल लोग जो हैं वो प्रोड्यूस किए जाएं, जिनके पास तालीम भी हो, इनके पास शऊर भी हो, मतलब तालीम और तरबियत दोनों हो। डेफिनेटली। फिर एक मिडिल टियर। अब मिडिल टियर में जो आपको ज़िंदगी में चैलेंजेस आते हैं, एक्चुअली इनको हमने डिफरेंट फील्ड्स में कन्वर्ट किया है। कभी हम कहते हैं जी ये एक मुआशियात का इल्म है, ये साइंस का इल्म है, ये फलां इल्म है, तो उन सब के साथ एक किस्म को उनको इंट्रोड्यूस किया जाता था। ठीक। और हायर एजुकेशन में उनमें से जो सिलेक्ट एनीवन, किसी ने अगर दीन को चुना है तो नेचुरली वो दीन की स्पेशलाइजेशन है, किसी ने साइंस को किया है तो वो साइंस की एजुकेशन के लिए, कॉमर्स की फील्ड में जाना चाहे, 3 टियर इस तरीके, एक कॉमन फॉर ऑल,
एक है जिसमें थोड़ी सी आपने सेगमेंटेशन की, ठीक, और फिर आपने एक हायर एजुकेशन, सही, आप सिलेबस का, इट वाज अ गुड मिक्स, जिसमें साइंटिफिक एजुकेशन भी थी, ठीक, इसमें मुआशरती तालीम भी थी, और इसमें दीनी तालीम भी थी। अब आता हूँ इंस्टीट्यूशन पे। इंस्टीट्यूशन थे देवर सेल्फ सस्टेनिंग, कि गवर्नमेंट ने उस मदरसे के लिए, मदरसा कह लें, स्कूल टीचर, इंस्टीट्यूशन, लेट्स कॉल इंस्टीट्यूशन, ताकि किसी को ये ना रहे कि मैं पता नहीं शायद कोई बाकायदा किसी मदरसों की बात कर रहा हूँ। एन इंस्टीट्यूशन एक सेल्फ सस्टेनिंग, गवर्नमेंट ने उनके टैक्सेस के, उसके इनकम के लिए एक जागीर मखसूस कर दी, ठीक, जनाब ये इतने नंबर, ये जो एरिया है इससे जितने टैक्स की इनकम होगी उससे आप अपना इंस्टीट्यूशन रन करेंगे। अब उन पैसों से ही टीचर्स को पे मिलती थी, ठीक, उसी के साथ बिल्डिंग की मेंटेनेंस, सारे अफेयर्स होते थे। स्टूडेंट्स के लिए फ्री बोर्डिंग, लॉजिंग, कंप्लीट बुक्स, ठीक, एंड इवन जो रिमोट एरिया के बच्चे होते थे, खास तौर पे चूँकि पंजाब जो है वो एग्री बेस्ड है, जी जी, तो वालिदैन बच्चों को स्पेयर करते, थोड़ा सा हेजिटेट करते थे कि ये हमारे हेल्पिंग हैंड हैं, तो उन बच्चों को एक स्टाइपेंड दिया जाता था कि ये ज़रूर तुम घर में भेजो, वाह, ताकि आपके पेरेंट्स को ये गिला ना हो कि हमारे एक हेल्पिंग हैंड जो है ये हमारे से दूर है। अब ये था वो सिस्टम जिसके तहत ये सारा कुछ चल रहा था। सही, अब रिकमेंडेशन, बड़ी खूबसूरत रिकमेंडेशन, उन्होंने कहा जी ये आप लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है भाई, कभी दीन और दुनिया भी इकट्ठे हुए हैं, आप जितना दीन पढ़ाना चाहते हो पढ़ाते रहो, अच्छा, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ये आपका एक पर्सनल अफेयर है, ठीक, साइंस तो हम पढ़ाएंगे, मुआशियात तो हम पढ़ाएंगे, ये आप लोगों को क्या इल्म, खत्म। ये बच्चों का आप जो है ये फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, ये भी खत्म, ये पढ़ लेते हैं, कल को ये जॉब्स करते हैं, दे अर्न मनी, आप फीस लगाएं चाहे एक पैसा ही लगा दें। ठीक, नंबर 3 टीचर्स, इनको तो हम पे देंगे, ये सारी जागीरें वापस ले ली, सही, सिलेबस उन्होंने दिया उनका, जहाँ तक दीन का तल्लक है जो मर्जी है पढ़ो पढ़ो, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है, सही, तो दुनियावी तालीम हमारे जिम्मे। ये तालीम आज भी आप इन्हीं चीज़ों का अपने इम्प्लीमेंट करके देख लें, दाएं बाएं देख लें। अब देखिए जब तालीम की हम बात करते हैं तो सिर्फ पढ़ के आप कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्टली ऐसा ही, यही तो हमने सोचना है। अगर हम एक फ़र्क देखें जी, अंडर डेवलप्ड नेशंस और डेवलप्ड नेशंस, बेशक एक मैचिंग आपका जो एजुकेशन का रेट हो, लिटरेसी का रेट हो, ठीक, फ़र्क क्या है कि वो बहुत आगे हैं और हम बहुत पीछे हैं। मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूँ श्रीलंका की, सही, 95% से ज़्यादा जो है वो उनका लिटरेसी रेट है, एंड वेयर डू दे स्टैंड। आप यूरोप के कई कंट्रीज ले लें, दे मे बी लेस देन दिस बट दे आर फार एट। ये बेसिकली है सोच, बिल्कुल यही सोच अगर बदल जाए या पॉजिटिविटी की तरफ चली जाए तो यकीनन हमारा तालीमी निज़ाम तो हमारा असल जो फोकस होना चाहिए वो इस ज़हनी तरबियत पे। एक ये दुनियावी तालीम बिल्कुल जिस लिहाज से भी है, हमें साइंस भी पढ़नी है, एजुकेशन, ये सारे फील्ड हमने पढ़ने हैं, लेकिन तरबियत में हमारा जोर जो है वो ज़हन साजी जो है, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है। अब इस पे एम्फेसाइज कैसे किया जा सकता है, इस पर किस तरह से जोर दिया जा सकता है, क्या कहना चाहेंगी उर्वा इस पर? मैं एक तो मैडम की बात मैडम ने की कि हमारे हम ज़्यादातर जो सिलेबस है वो उसको हम बोरो कर रहे होते हैं, हमारा अपना नहीं है। तो इस पर मैं बात करूँगी कि हमारे पास राइटर्स क्यों नहीं है। सबसे ज़्यादा मसला ये है, अगर अभी तक नहीं है तो क्या हम आगे भी प्रोड्यूस नहीं करेंगे, मतलब हम इस पर बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। कितने एजुकेशनिस्ट हैं, कितने राइटर्स हैं जिनके लिए वो अट्रैक्टिव एक जॉब है कि अगर वो करेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा उसकी अच्छी उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगी या उनको बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट मिलेगी, जो भी चीज़ें हैं, ठीक, तो वो कोई जाता ही नहीं उस तरफ। अब ये वाली चीज़ें एक्सप्लोर किसने करनी थी? टीचर ने। हमारा क्लासरूम के अंदर मुझे नहीं याद कि कभी किसी ने मुझे कहा हो बैठ के कि आप ये बताओ मुझे कि आपका लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर आप किसी से भी पूछो ना लाइफ में ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो बताते हैं मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने सिविल सर्वेंट बनना है। दीज आर नॉट ऑब्जेक्टिव्स। ये तो आपके सिर्फ एक नीड है कि जी आपने वो अपने घर आपको चाहिए, आपको पैसे चाहिए, आपको इज्जत चाहिए, चलें आप अपनी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी ज़रूरत में और अपने ऑब्जेक्टिव में फ़र्क महसूस करें, क्योंकि अगर आपकी ज़रूरत है वो पूरी हो जाती है। जब पूरी हो गई तो आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया और फिर तो ज़िंदगी खत्म हो जानी चाहिए। ऑब्जेक्टिव एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि आपके मरते दम तक आपके साथ चलना चाहिए। सही। तो अब इस तरह की चीज़ें जो हम लोगों को कि कैसे आपने सोचना है, कैसे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए लाइफ में, वो हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं।
जब हम लोगों को किसी ने बताया नहीं, हम लोगों ने इस पर सोचा ही नहीं, और हम लोगों को लगा जी मैंने ये करना है, मैं सिविल सर्वेंट बन गई हूँ, ओके फाइन, मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, नाउ व्हाट टू डू। अब हमारे वो जो एक सेंस ऑफ हॉलोनेस और वो डिप्रेशन है वो इसी वजह से है। अगर हमें ये बताया जाए कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि उसके बेनिफिशियरीज बहुत ज़्यादा हों, आप ऐसे काम करें जिनका फ़ायदा बहुत सारे लोग उठाएं, तो वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अब एक हदीस है कि जी वो शख्स हलाक है जिसकी आज का दिन कल के दिन से बेहतर नहीं है। तो इसका मतलब है आपने हर रोज़ अगला दिन आपका पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। अब वो अगला दिन पिछले दिन से कैसे बेहतर होगा? अब हमें ये बताया जाता है आप अच्छी ग्रेडिंग ले लें, आप अच्छी बुक पढ़ लें, ओके फाइन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन हमें कोई ये नहीं बताएगा कि आपका आज का दिन दूसरों के लिए बेहतर होना चाहिए, आप दूसरों के लिए आसानी पैदा करें, आप दूसरों के लिए अच्छा करें। नहीं, ये तरबियत वाली बहुत शदीद कमी है। सही। दूसरा, अच्छा इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी जी कि हम लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों ने कैसे इस पे काम करना है। हमें इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, टीचर्स ट्रेनिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम टीचर्स ट्रेनिंग नहीं करेंगे, तब जब तक हम बच्चों को एक क्लैरिटी नहीं होगी उनके माइंड में कि हम जो कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, तब तक वो जो भी कर रहे हैं वो फजूल है। हमारे जितने भी रिसोर्सेज लग रहे हैं वो इसका मतलब है ऐसे लोगों पे लग रहे हैं जो कि बाद में जाके कुछ भी नहीं करेंगे, वो प्रोडक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ हमेशा बात होती है स्कूल नहीं है, ओके फाइन नहीं है, लेकिन जिनके पास स्कूल है वो क्या कर रहे हैं? क्या वो पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? अगर अभी इन्होंने बात की कि श्रीलंका वाले 95% उनकी है, वो फिर भी पीछे हैं, तो क्वालिटी एजुकेशन यही बात है कि जब मिसाल के तौर पे आप स्कूल में हो, आपको कोई नहीं बताएगा कि आप एक वो भेड़ चाल है, एक गो विद द फ्लो है, सब बिल्कुल चल रहे हैं, कोई नहीं बताएगा कि आप एक रिसर्च है जिसमें है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना उनमें 34 क्वालिटीज़ हैं जिनमें से 2-3 हर बंदे में होती हैं। किसने कभी हम में से एक्सप्लोर कराने की कोशिश की? यू आर गुड सिंगर, आप एक अच्छे पेंटर बन सकते हो। अच्छा, हमारे यहाँ एक और थोड़ी सी मिस कंसेप्शन है एक चीज़ के बारे में, और वो ये है कि हम लोग समझते हैं कि करियर जो है ना उसके अंदर स्कोप है। डॉक्टर बन जाओगे कामयाब हो जाओगे, सिविल सर्वेंट बन जाओगे कामयाब हो जाओगे, इंजीनियर बनोगे तो ही कामयाब हो जाओगे, लेकिन मैडम ये नहीं है। स्कोप आपके अपने अंदर है। आप एक एजुकेशनिस्ट हो, आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आप मतलब आप कुछ भी कर सकते हो, आप किसी भी फील्ड में हो, आपके अंदर होता है स्कोप। तो वो हमें कभी किसी ने एक्सप्लोर नहीं कराया। तो क्यों नहीं कराया? इसके पीछे क्या रीजन? क्योंकि हमारे मैडम ने जितनी बहुत प्यारी बात की कि आप एक सबसे जो डिस्कार्डेड लोग हैं उनसे आप एक बेस्ट जनरेशन कैसे पैदा कर सकते हैं। आप उसको इतना अट्रैक्टिव बनाएं टीचिंग की जॉब को, टीचर्स को इतना ज़बरदस्त उनको एक पे पैकेजेस दें कि वहाँ से जो टॉप के बच्चे हैं वो ये ना सोचे मैंने डॉक्टर इंजीनियर या सिविल सर्वेंट बनना है, वो कहे मैंने टीचर बनना है। बिल्कुल। तो जब वैसे लोग आएंगे, बाय चॉइस आए जी, जब वो आएंगे तो वो वैसे ही बच्चे पैदा करेंगे और वही जो जनरेशन हमारी आएगी वो हमारी कंट्री को, अच्छा हम कितनी भी पॉलिसी बना लें, इकोनॉमिक पॉलिसीज बना लें, हम समझें कि कंट्री ये कर लेंगे तो हमारा कंट्री बड़ा प्रोग्रेस करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हमारी जनरेशन को ये, अच्छा तालीम में हम समझते हैं कि किसी ने MA कर लिया, FA BA कर लिया तो वो तालीम याफ्ता है, तो वो अगर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो उसकी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। तो कंट्रीब्यूशन कहाँ है? हम लोग इस बात पे बिल्कुल बात नहीं करते। हम लोगों को सिर्फ नंबर में चाहिए कि हम लोगों को अपना लिटरेसी रेट 70% से 100% लेके जाना है, ओके फाइन, आपने क्वालिटी की बात ही नहीं की। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो मिस हो गई। और इसकी वजह से जो मैंने पहले बात की थी कि टाटो के स्कूल से अच्छे बच्चे आ गए, लेकिन अब बहुत अच्छे एयर कंडीशन रूम से अच्छे बच्चे नहीं आ रहे, तो फिर कंट्री नहीं सर्वाइव कर सकेगा। जब तक आप एजुकेशन के यहाँ पे कि उनकी करियर काउंसलिंग हो, उनको बताया जाए कि आपने ये पढ़ना है, हर बच्चे में क्लैरिटी हो कि मैं ये करने जा रहा हूँ और मैं फ्यूचर में फिर इसके बाद में ये करूँगा और उसके बाद मैं इस तरह से कॉन्ट्रीब्यूट करूँगा, मैं राइटर बनूंगा, मैं सिंगर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, वट। अगर आपका प्रोफेशन आपका पैशन हो तो मेरा ख्याल है जितने रिजल्ट उसके आते हैं ना वो किसी भी चीज़ के नहीं आ सकते। बिल्कुल ऐसे ही। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को एप्टीट्यूड जज करें और ये देखें कि उनके अंदर क्या कैपेसिटी मौजूद है, वो क्या करना चाहते हैं और वो क्या कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे भी इग्नोर कर देते हैं ये तमाम तर चीज़ें और नहीं महसूस करते कि इस बच्चे के अंदर कौन सा स्पार्क मौजूद है, हमें इसे किस तरह से गाइड करना है। जी, तो यही बात है कि हमारा हमेशा ये सिस्टम रहता है जी कि हमारे यहाँ तो पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक भी चल रहा है कि आप डॉक्टर बन जाओ, आप इंजीनियर बन जाओ। सोशल साइंसेज में इतना स्कोप है, मतलब आप किसी भी सब्जेक्ट में जाओ, आप उसमें रिसर्च करो, आप उसमें कुछ अच्छा ढूंढो। अब जब मैंने इससे पहले स्टेटिस्टिकल डेटा की बात की, हमारे पास कौन सी रिसर्च हैं जो बिल्कुल मतलब जो फेक नहीं होती हैं, जो ओरिजिनली वाकई बनाई जाती हैं। तो अगर उस पर काम, जब तक उस पर काम नहीं होगा हम कैसे आगे जाएंगे? तो इस पर काम ही नहीं हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स ट्रेनिंग, और हमें प्रॉपर पता हो कि एक लेक्चर हो जिसमें बताया जाए कि बच्चों को टीचर्स ने क्या करना है और किस तरह से टीच करना है। आपने बहुत अच्छी बात की, इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से भी ज़रूर गुफ्तगू करेंगे।